जय भारत, विजय भारत बच्चों। आपने पिछले वीडियोस में कुछ रूल्स पढ़े थे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपको समझ में आ गए होंगे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम और नए रूल्स देखते हैं। इस लेक्चर 5 में हम पढ़ेंगे नाउन्स में कुछ और रूल्स जो पहले छूट गए थे। अब आगे देखते हैं। रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 कह रहा है कि कॉपी का जो यूज़ है वो गलत होता है। हम ऐसे नहीं कह सकते गिव मी योर कॉपी या शो मी योर कॉपी। हम कैसे बोलेंगे? कॉपी बुक। हम कैसे बोलेंगे? कॉपी बुक। और यही हम लिखेंगे भी। तो जैसे एक एग्जाम्पल है इसमें कि दिस इज नॉट माई कॉपी, तो ये क्या होगा? इनकरेक्ट होगा, ये गलत होगा। हम कैसे इसको बोलेंगे और लिखेंगे? दिस इज नॉट माई कॉपी बुक। दिस इज नॉट माई कॉपी बुक, राइट। तो कॉपी जो है वो वर्ब है, नाउन नहीं है। तो इसको हम जैसे हम नोटबुक बोलते हैं ठीक इस तरीके से हमको कॉपी बुक बोलना होगा। जैसे हम नोटबुक बोलते हैं तो ठीक इसी प्रकार से हमें कॉपी बुक बोलना होगा। रूल नंबर 12 देखते हैं। वो कह रहा है कि ब्लॉटिंग इज एन एडजेक्टिव नॉट अ नाउन। ब्लॉटिंग जो है वो एक एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। ठीक है। तो अब क्या है ना, जमाना थोड़ा सा शॉर्टकट का आ गया है। कैलसी, TTYL, हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं ना, कैलकुलेटर को कैलसी बोल देते हैं। तो इसलिए हम ना शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। लेकिन हम अब कंपटीशन देने जा रहे हैं, वहाँ पे फ्लो में अगर कुछ ऐसी बातें आ जाएं तो हमको ना वो फ्लो में पढ़ते में ठीक लगती हैं, क्योंकि वो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी कन्वर्जेशन में उनका प्रयोग करते हैं। तो ब्लॉटिंग एक एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, है ना। तो अगर नाउन उसे बनाना होगा तो एक नाउन जोड़ना होगा उसमें। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते ब्रिंग सम ब्लॉटिंग फ्रॉम द ऑफिस। जब हम केमिस्ट्री लैब में काम करते थे तो मैडम ब्लॉटिंग पेपर की बात करती थी ना। तो एक पेपर होता है जो एक सॉल्यूशन को या किसी स्टेन को, दाग धब्बे को अपने में सोख लेता है। तो ब्लॉटिंग नहीं होगा, ब्लॉटिंग पेपर होगा। तो ब्लॉटिंग का यूज़ गलत है। ठीक है। हम उसकी जगह या क्या यूज़ करेंगे? ब्लॉटिंग पेपर। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे? ब्रिंग सम ब्लॉटिंग फ्रॉम द ऑफिस। हम कैसे बोलेंगे? ब्रिंग सम पीसेस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर फ्रॉम द ऑफिस। तो ब्लॉटिंग का यूज़ नहीं करना है, ब्लॉटिंग पेपर का यूज़ करना है। तो ब्लॉटिंग पेपर जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं रूल नंबर 13 पे। वो कह रहा है बोर्डिंग इज एन एडजेक्टिव नॉट अ नाउन। सेम जैसे ब्लॉटिंग के लिए था वैसे बोर्डिंग के लिए है। तो बोर्डिंग भी गलत होता है। बोर्डिंग भी हम शॉर्ट में यूज करते हैं। ठीक है। तो बोर्डिंग जो है वो गलत यूज है। हम कैसे बोलेंगे? या तो बोर्डिंग स्कूल बोलेंगे या बोर्डिंग हाउस बोलेंगे। ऐसी एक एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, शी लिव्स इन बोर्डिंग। तो ये क्या है? गलत है। अब कैसे लिखेंगे इसको? शी लिव्स इन अ बोर्डिंग हाउस या शी स्टडीज इन अ बोर्डिंग स्कूल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शी लिव्स इन अ बोर्डिंग स्कूल, नो प्रॉब्लम। क्योंकि उस स्कूल में वो बच्ची रहेगी या बच्चा रहेगा भी जहां वो पढ़ेगा। ठीक है। तो शी स्टडीज इन अ बोर्डिंग स्कूल और शी लिव्स इन अ बोर्डिंग हाउस, ये ठीक है। तो हम बोर्डिंग नहीं लिख सकते, हम उसकी जगह लिखेंगे बोर्डिंग हाउस या बोर्डिंग स्कूल। आगे चलते हैं, रूल नंबर 14 देखते हैं। इंपॉर्टेंट रूल है पर आसान रूल है। इस वाली स्लाइड्स में, इस वाले लेक्चर्स में सारे रूल आसान हैं, छोटे छोटे से रूल हैं, बस माइंड में सेट करने हैं कि कौन सी जगह पर क्या लगेगा, कैसे यूज होगा। तो रूल नंबर 14 कहता है साइन इज अ वर्ब नॉट अ नाउन। तो साइन जो है वो एक वर्ब है, नाउन नहीं है। तो कहने का मतलब है कि साइन का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में नहीं हो सकता। बेसिक सिंटैक्स होता है, बेसिक सिंटैक्स होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब जो है, साइन जो वर्ब है वो वर्ब की जगह पर यूज होगी, वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में यूज नहीं होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसमें लिखा है प्लीज पुट योर साइन हेयर। तो आप इधर देखिए, योर जो है, कर्सर कर्सर मेरा देखिए, योर जो है वो एडजेक्टिव है और हमें पता है एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। जैसे मान के चलिए गुड लिखते हैं तो गुड के बाद हम बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन कुछ लगाते हैं, है ना। तो हमें पता है कि नाउन से पहले लगने वाला शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यानी अगर योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो इसका मतलब यहां पर नाउन आना चाहिए। लेकिन हमने क्या लिखा है? वर्ब लिखी है। साइन एक वर्ब है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे? प्लीज पुट योर सिग्नेचर हेयर। प्लीज पुट योर सिग्नेचर हेयर, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज होता है, वर्ब का यूज नहीं होता। अब नीचे कुछ सेंटेंस दे रखे जिसमें प्रीपोजिशनल एरर होगी। ठीक है। तो मैंने बताई है, अगर पेपर पे साइन होगा तो प्रीपोजिशन ऑन का यूज नहीं होगा। ये मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मान के चलो वहां तो साइन का यूज आ गया लेकिन प्रीपोजिशन एरर आ गई। आपने नाउन के हिसाब से तो ठीक समझ लिया लेकिन प्रीपोजिशन के एरर नहीं समझ पाए, तो साइन ऑन द पेपर इनकरेक्ट होता है। तो अगर पेपर पे साइन होगा तो डायरेक्ट
कोई प्रिपोजिशन नहीं लगेगा। साइन द पेपर, है ना, साइन ऑन द पेपर नहीं होगा। और रिसीट पर साइन होगा तो उसमें प्रिपोजिशन ओवर लगेगा। ध्यान से सुनिए, पेपर पे साइन होगा तो कोई प्रिपोजिशन नहीं लगेगा, रिसीट पर साइन होगा तो प्रिपोजिशन ओवर का यूज होगा। और यहां पर देखिए, यहां पे एक आपको एक एरो से दिख रहे हैं, यहां पर जो साइन है वो वर्ब है, नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, सजेशन दिया जाता है, एडवाइस दी जाती है, ठीक है, तो या कमांड दिया जाता है। तो यहां पर वो कह रहा है कि ना आप पेपर पे साइन करिए, वो कह रहा है कि रिसीट के ऊपर साइन करिए। तो इसलिए यहां पर जो साइन है, क्योंकि सेंटेंस इंपेरेटिव है, तो यहां पर साइन जो है, एरो मेरा कर्सर देखिए, यहां पर साइन जो है वो वर्ब है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस इंपेरेटिव है और इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होते हैं, जिसमें सेकंड पर्सन यानी कि सब्जेक्ट यू हिडन रहता है। आ रही है बात समझ में? आगे चलते हैं रूल नंबर 15 की तरफ। कावर्ड इज नॉट फॉलोड बाय एनी नाउन, क्योंकि कावर्ड खुद ही एक नाउन है, ठीक है, तो नाउन किसी नाउन को फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए हम ऐसे नहीं लिख सकते योर सर्वेंट इज अ कावर्ड बॉय, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए इधर एरो देखिए, व्हाइट कलर में बॉय लिखा है, ये भी नाउन है और कावर्ड भी नाउन है। तो अगर ये नाउन है बॉय, तो यहां पर कावर्ड जो लिखा है इस जगह पर कोई एडजेक्टिव आना चाहिए, तब सही होगा, क्योंकि कावर्ड तो खुद ही नाउन है। तो योर सर्वेंट इज अ कावर्ड बॉय, ये गलत सेंटेंस है। इसको हम दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। पहला तो ये कि हम नाउन को हटा दें। तो देखो मैंने ये लिखा है योर सर्वेंट इज अ कावर्ड, तो ये सेंटेंस क्या है? सही है। योर सर्वेंट इज अ कावर्ड, ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमारा चैप्टर नाउन है, तो इसलिए नाउन के हिसाब से हमें नाउन को रिमूव करना होगा। अगर हम इसको एडजेक्टिव के हिसाब से ठीक करें, तो यही जो सेंटेंस है ऊपर, योर सर्वेंट इज अ कावर्ड बॉय, इसको दूसरे तरीके से भी सही किया जा सकता है, कावर्ड को एडजेक्टिव बनाकर। तो दूसरे तरीके से सेंटेंस बनेगा योर सर्वेंट इज अ कावर्डली बॉय, योर सर्वेंट इज अ कावर्डली बॉय। तो कावर्डली क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन। तो कावर्डली के बाद नाउन बॉय लग जाएगा, जो बॉय नाउन है वो कावर्डली के बाद लग जाएगा। तो इसलिए ये सेंटेंस दो तरीके से सही हो सकता है, या तो कावर्ड को कावर्डली करके एडजेक्टिव बना दो, या फिर बॉय को हटा दो, या कहने का मतलब है जो उसके बाद नाउन लिखा हुआ है उस नाउन को हटा दो। लेकिन कावर्ड खुद नाउन है, इसलिए वो किसी दूसरे नाउन को अपने बाद नहीं लेगा। आगे चलते हैं रूल नंबर 16 की तरफ, कि नेवर यूज फ्री शिप। फ्री शिप इज अ रॉन्ग वर्ड, फ्री शिप कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है। फ्री स्टूडेंटशिप होता है, जिसे हम वजीफा कहते हैं, यानी जब आप पढ़ते हैं, आप टॉपर होते हैं, तो आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं या पढ़ाई में रिबेट मिल जाती है, उसी को फ्री स्टूडेंटशिप कहते हैं, ठीक है। तो मार्टिना अप्लाइड फॉर फ्री शिप, तो ये गलत हो जाएगा, मार्टिना अप्लाइड फॉर फ्री स्टूडेंटशिप, तो ये सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा फ्री शिप कोई वर्ड नहीं होता, फ्री स्टूडेंटशिप होता है। रूल नंबर 17 देखते हैं। लेक्चररशिप इज अ रॉन्ग वर्ड, ठीक है। तो लेक्चरर होता है, तो ऐसे लेक्चरर कर देते हैं, तो लेक्चररशिप नहीं होता है, खाली लेक्चरशिप होता है, लेक्चरशिप, नॉट लेक्चररशिप, लेक्चरशिप। तो इसमें लिखा है देयर आर 20 कैंडिडेट्स फॉर लेक्चररशिप, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। आप क्या यूज करेंगे? लेक्चरशिप, नॉट लेक्चरर, ओनली लेक्चर। देयर आर 20 कैंडिडेट्स फॉर लेक्चरशिप, ठीक है। लेक्चरशिप के लिए 20 कैंडिडेट्स थे। रूल नंबर 18 पर चलते हैं, ठीक है। बड़ा आसान सा रूल है ये भी, इसे समझते हैं। रूल कह रहा है कि प्रीपोजिशन से पहले और प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन से पहले और प्रीपोजिशन के बाद अगर सेम नाउन हो, ठीक है, तो वो नाउन सिंगुलर रहते हैं। जैसे बचपन में आप बोलते भी गए होंगे डे बाय डे, बोला था, तो कभी आपने बोला है डेज बाय डेज? कभी नहीं बोला। जब आपने डेज बाय डेज बोला ही नहीं, डे बाय डे ही बोला है, ना ही डेज बाय डेज कभी लिखा है, तो हमें ऐसा नहीं है जो हम बोलते हैं वही ठीक होता है, हमें वो रूल हर जगह फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे टाउन्स आफ्टर टाउन्स गलत होगा, हम कैसे यूज करेंगे? टाउन आफ्टर टाउन। ऐसे डोस टू डोस गलत होगा, हम कैसे यूज करेंगे? डोर टू डोर। ऐसे ही शिप्स आफ्टर शिप्स गलत होगा, हम कैसे यूज करेंगे? शिप आफ्टर शिप। तो हमें याद रखना है, कर्सर देखिए, अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद और प्रीपोजिशन से पहले, देखिए पहले भी टाउन है और बाद में भी टाउन है ना,
प्रीपोजिशन के बाद और पहले अगर सेम नाउन हो, और देखो सेम ही नाउन है ना, टाउन टाउन आ रहा है, सेम नाउन हो तो हम उस नाउन को सिंगुलर रखते हैं। देखिए इंग्लिश में भी लिखा है, इफ द सेम नाउन इज रिपीटेड बिफोर एंड आफ्टर प्रीपोजिशन द नाउन इज यूज्ड इन द सिंगुलर नंबर ईच टाइम, हर बार वो सिंगुलर ही यूज होगा। इन सच केसेस द वर्ब इज ऑल्सो यूज्ड इन द सिंगुलर नंबर, और वर्ब भी कैसे यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। तो देखिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आ रही है, इज, क्योंकि कंजंक्शन तो है नहीं, कंजंक्शन दो शब्दों को जोड़ता है लेकिन प्रीपोजिशन जोड़ने का काम नहीं करता, तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगी। आ रही बात समझ में? मैं उम्मीद करता हूं ये वाला रूल समझ में आ गया होगा। आसान था कि अगर किसी प्रीपोजिशन से पहले और बाद में अगर सेम नाउन रखना है तो नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी, और एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पर हैं। रूल नंबर 19 कहता है कि अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव है तो उसके बाद एक नाउन रखा जाएगा और उसके बाद फ्रैक्शन रखा जाएगा, है ना। न्यूमरल एडजेक्टिव जैसे हाफ, क्वार्टर, 3/4, लाइक दैट, इस तरीके से, है ना। और फ्रैक्शन मतलब एंड अ हाफ, एंड अ क्वार्टर, लाइक इस तरीके से। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ही गेव मी 2 रुपीज एंड अ क्वार्टर। तो देखिए 2 एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, रुपीज नाउन है, और फ्रैक्शन एंड अ क्वार्टर जो है वो बाद में रखा गया है। तो रुपीज नाउन के बाद फ्रैक्शन रखा गया है और रुपीज नाउन से पहले न्यूमरल एडजेक्टिव रखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब नाउन यूज होता है, ठीक है, इस तरीके से जो नंबर में प्लूरल हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, तो वो फ्रैक्शन और न्यूमरल एडजेक्टिव के बीच में आता है। हम इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिख सकते। देखो ध्यान से देखो कैसे नहीं लिख सकते। ही गेव मी 2.25 रुपीज, ये गलत हो जाएगा। ही गेव मी, ध्यान से सुनिए, ही गेव मी 2.25 रुपीज, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम कैसे लिखेंगे, ही गेव मी 2 रुपीज एंड अ क्वार्टर, ऐसे ही। इट्स वेट इज अ किलो एंड अ हाफ, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। इट्स वेट इज 1.5 किलो, 1.5 किलो नहीं बोल सकते, अ किलो एंड अ हाफ। ऐसे ही शी गेव मी एन एप्पल एंड अ हाफ, हम ऐसे नहीं बोल सकते शी गेव मी 1.5 एप्पल, 1.5 एप्पल नहीं होगा, 1 एप्पल एंड अ हाफ। देखिए नीचे मैंने इक्वल टू लगा के लिखा है, 1 एप्पल एंड अ हाफ भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। एन एप्पल एंड अ हाफ लिखिए या 1 एप्पल एंड अ हाफ लिखिए, दोनों ही बात बराबर है, ठीक है। अगर काउंटेबल नाउन होगा तो वो जो है, या नाउन होगा, वो फ्रैक्शन और न्यूमरल एडजेक्टिव के बीच में आएगा। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 20 की तरफ। अगर अगर गुना के रूप में फ्रैक्शन यूज हो रहा है, ठीक है, तो फ्रैक्शन और न्यूमरल एडजेक्टिव एक साथ आएंगे। देखिए इंग्लिश में भी लिखा है, ध्यान से पढ़िए। इफ अ न्यूमरल एडजेक्टिव एंड अ फ्रैक्शन आर जॉइंड बाय एंड, अगर एंड से जुड़ रहे हैं, यानी ए हाफ या 2, जैसे नीचे वाले एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल नंबर 1 में 2.5 लिखा हुआ, एंड दे आर यूज्ड इन द सेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना के रूप में, 3.5 गुना, 4.5 गुना, 5.5 गुना, लाइक दैट। तो द नाउन इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर देम इन द प्लूरल फॉर्म। तो नाउन जो है वो उसके बाद आएगा और प्लूरल फॉर्म में आएगा, है ना। जैसे द अमाउंट विल ग्रो 2.5 टाइम्स, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे, द अमाउंट विल ग्रो 2 टाइम्स एंड अ हाफ, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गुना के रूप में है ना, मल्टीप्लाई के रूप में। 3.5 डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगे, 3.5 मल्टीप्लाई करते हो ना आप, है ना। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 टाइम्स एंड अ हाफ, आप कैसे लिखोगे, 2.5 टाइम्स। ऐसे ही द लेंथ ऑफ दिस हॉल इज 3.5 टाइम्स टू द बेडरूम, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते 3 टाइम्स एंड अ हाफ, 3 टाइम्स एंड अ हाफ नहीं लिख सकते। गुना के रूप में नाउन बाद में आता है, और अगर नाउन काउंटेबल है ना, तो फ्रैक्शन और न्यूमरल एडजेक्टिव के बीच में आता है, जो रूल नंबर 19 में था। वहां पे गुना तो था नहीं, 3.5 गुना, 4.5 गुना, ऐसा तो था नहीं। 3 सेब अलग थे, आधा सेब अलग था, इस तरीके से तो बना रहे थे। तो इसलिए याद रखिएगा, है ना, रूल नंबर 19 और रूल नंबर 20 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा समझा सकता हूं। बाकी आपकी स्क्रीन पे पीपीटी है, ठीक है, स्लाइड में आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, आप पढ़कर भी समझ सकती हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो घबराने की बात नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा भी समझा दूंगा, राइट। आगे चलते हैं रूल नंबर 21 पर। 21 कह रहा है कि अगर आपका न्यूमरेटर सिंगुलर है, सिंगुलर इन द सेंस मतलब 1 है, तो फ्रैक्शन जो है तो उसमें डिनोमिनेटर जो होगा वो भी सिंगुलर होगा।
भाई फ्रैक्शन कैसे बनता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनता है। फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनता है। तो अगर न्यूमरेटर आपका सिंगुलर है, सिंगुलर का इन द सेंस मतलब वन है, तो आपका डिनोमिनेटर सिंगुलर रहेगा। तो देखो एग्जाम्पल वन देखिए, वन थर्ड्स। तो वन थर्ड्स नहीं होगा, वन थर्ड होगा। क्या होगा? वन थर्ड। वन थर्ड्स नहीं होगा, वन थर्ड होगा। समझ रहे हो? अगर यही न्यूमरेटर वन से कोई दूसरा, मतलब वन के अलावा कोई दूसरा नंबर हो, 2 3 4 5 6 ये सब हो, तो डिनोमिनेटर प्लूरल बनेगा। तो देखिए 2 थर्ड, इधर देखिए 2 थर्ड इनकरेक्ट, 2 थर्ड्स करेक्ट। तो देखिए थर्ड्स प्लूरल हो रहा है क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर कैसा है? वन के अलावा कोई दूसरी संख्या है, 2 है। 3 4 गलत, 3 4 सही। 3 आ रहा है, 3 प्लूरल बनाता है, तो देखो ये प्लूरल बना रहा है। 3 क्वार्टर्स प्लूरल बना रहा है। लेकिन वन में देखो 1 थर्ड्स क्या था? यहाँ थर्ड्स प्लूरल हो रहा था, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि न्यूमरेटर कैसा था? 1 था। तो इसलिए क्या होगा? 1 थर्ड। 1 4 1 4 नहीं होगा, 1 4। ठीक है, 1 थर्ड, 1 4, 1 5, है ना? वहां प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही वन को छोड़ के 2 3 4 5 आएंगे, तो क्या होगा? 2 थर्ड्स, 3 4, 3 क्वार्टर्स। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? स्क्रीन पर देखिए, ध्यान से पढ़िए और आपको समझ में आएगा। रूल नंबर 22 देखते हैं, ये आखिरी रूल है और उसके बाद ये लेक्चर खत्म। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे दूसरा टॉपिक, क्योंकि अब रूल्स इसमें खत्म हो गया है, पोजेशन शुरू होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा पोजेशन पर होगा। तो रूल नंबर 22 देखते हैं। द यूज ऑफ पासिंग मार्क्स इज रॉन्ग। पासिंग मार्क्स नहीं होता है ना, क्या होता है? पास मार्क्स। बच्चे फ्लो में पासिंग मार्क्स लिख देते हैं, वहां पर पासिंग मार्क्स आएगा। तो पासिंग मार्क्स नहीं होता, खाली पास मार्क्स, है ना? इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, ना पास्ड मार्क्स होगा ना पासिंग मार्क्स होगा। ठीक है, खाली क्या होगा? पास मार्क्स। आ रही है बात समझ में? ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। द यूज ऑफ पासिंग मार्क्स इज रॉन्ग। पासिंग मार्क्स नहीं लिखना है, सिर्फ पास मार्क्स। पास मार्क्स, भले ही वो पढ़ने में अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन यही करेक्ट है। तो ही गॉट ओनली पास मार्क्स, ये करेक्ट सेंटेंस है। आ रही है बात समझ में? मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो घबराने की बात नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। और बहुत सारे डाउट्स होंगे तो अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसको दोबारा इसको पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेक्चर 6 में हम पढ़ेंगे पोजेशन। जय भारत, विजय भारत।